नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम क्लास 12th का जो हमारा ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, यानी जो हमारा भूगोल का विषय है, तो उसका हम आज से न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सेशन 2023 और 24 के छात्रों के लिए होने वाला है। यानी आप अभी क्लास 12th में आए हो और आपका जो आप अगर अभी क्लास 12th में आए हो सेशन 2023-24 में, तो आपके लिए ये हमारा बहुत ही अच्छा कोर्स होने वाला है। इस कोर्स के तहत मैं आपको ज्योग्राफी क्लास 12th का कंप्लीट चैप्टर करा दूंगा, तीनों बुक के। जो आपका पहला बुक है, जो दूसरा है और जो तीसरा है, तीनों का करवा दूंगा। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना है, ताकि क्या होगा कि हमारे न्यू कोर्स को आप ज्वाइन कर लोगे, जो कि सेशन 2023-24 के लिए है। यानी अभी आप सेशन 2023 और 24 के बैच वाले छात्र हो, और आपका कोई सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड हो या फिर आरबीएसई बोर्ड हो, ठीक है, और भी कोई सा बोर्ड हो। अगर आप सीबीएसई बोर्ड वाले छात्र हो तो आप इस कोर्स को पूरा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप आरबीएसई वाले हो तो आप वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यानी आप किसी भी बोर्ड से हो, अगर आपके बोर्ड में एनसीईआरटी बुक फॉलो होता है ना, एनसीईआरटी बुक, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कोई सा भी बोर्ड हो लेकिन आपके बोर्ड में एनसीईआरटी बुक फॉलो होता है, तो आप जो है हमारे न्यू कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। और इस न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग आज हम अपना जो पहला बुक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक को पढ़ेंगे। और इस बुक का जो हमारा पहला अध्याय है, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, तो इस चैप्टर को आज के इस वीडियो में करेंगे। ये हमारा जो है पहला चैप्टर है, और जो हमारा सेशन 2023-24 का है, और न्यू कोर्स हमारा चल रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं, जो कि आज का हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका पहला बुक है जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और जो आपका दूसरा बुक है जिसका नाम है मानव लोक, भारत लोक और अर्थव्यवस्था, और जो आपका तीसरा बुक है उसका नाम है भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य। तो ये तीनों बुक आपके क्लास 12th ज्योग्राफी के अंदर आते हैं, ठीक है। कुल किताब हमारे ज्योग्राफी के ये हैं। तो न्यू कोर्स हमारा शुरू है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम अपना जो पहला बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसका जो हम पहला अध्याय है वो पढ़ेंगे, यानी मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। देखो, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का, तो अभी आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। वीडियो स्किप कर सकते हो, ऐसा मत सोचना कि वीडियो स्किप करने से नुकसान है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं अपना जो पहला बुक है वो। देखो, बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसके तहत हम अपना पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। यानी हम मानव के बारे में पढ़ेंगे, भूगोल में जो मानव है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसकी प्रकृति समझेंगे, उसका विषय क्षेत्र जो है वो समझेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है। और आगे चलते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, हमारा टेलीग्राम पे एक ग्रुप है जिसका नाम आपके सामने लिखा है, आप ज्वाइन हो सकते हो वहां पर जाकर। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना हो, तो इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। यूजर आईडी आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टॉपिक। देखो, इस चैप्टर में हमारा कुल टॉपिक है 11। अगर आपने इन 11 टॉपिक को समझ लिया, यानी आपने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट समझ लिया। तो चलते हैं आगे। पहले हम समझते हैं किताब का अर्थ। तो किताब का अर्थ क्या बनता है? किताब का अर्थ ये बनता है, जो किताब का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी किताब का मतलब यहाँ पर ये है कि जो मानव भूगोल है, ठीक है, मानव भूगोल का मतलब यहाँ पर है मनुष्य से, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर जो मनुष्य रहता है उससे मतलब है, ठीक है। तो जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, उसका मूल सिद्धांत क्या है उसको समझेंगे, ठीक है। ये आपके बुक के तहत आता है। अब बात करते हैं चैप्टर का क्या अर्थ है। जो चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, यानी मानव कैसा है, ठीक है, उसकी प्रकृति कैसी है, और उसका विषय क्षेत्र क्या क्या है उसको समझेंगे। इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा मनुष्य का अध्ययन करेंगे कि मनुष्य पहले कैसा था, अब कैसा हो गया, प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हो गया, ठीक है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले हम अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लेते हैं, ठीक है। यानी पहले हम क्या करते हैं, पहले हम अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो समझ लेते, तभी आपको समझ में आएगा। देखो, अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बातें में ये आएगा कि इस अध्याय में हम मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो पृथ्वी है, जो हमारा ग्लोब है, पृथ्वी,
ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर जो मानव रहता है, मान लो इस प्रकार से, तो ये मानव जो है, इस मानव के बारे में पढ़ेंगे। और इस अध्याय में हम जो है ना मनुष्य और प्रकृति के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन करेंगे। जो मनुष्य है और जो पूरा प्रकृति है, तो इन दोनों का संबंध शुरू से अभी तक कैसा रहा है, यानी पहले मनुष्य का संबंध कैसा था पृथ्वी से या प्रकृति से, और अब कैसा हो गया, तो इसको समझेंगे। इस अध्याय में हम यह भी जानेंगे कि मनुष्य ने प्रकृति का विकास कैसे कर दिया। ठीक है, जैसे मनुष्य ने आज जो भी विकास किया, कुछ भी विकास किया है, तो उस विकास को समझेंगे। इस अध्याय में हम मनुष्य के क्षेत्र और उपक्षेत्र भी जानेंगे, उसका क्षेत्र कौन सा है और उसका उपक्षेत्र भी कौन सा है। चैप्टर यहां से स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको अभी फिर कहता हूं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है आपको, ताकि क्या हो, जो भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा ना इस वीडियो में, वो सभी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, और आप इस चैप्टर को कभी भी नहीं भूलोगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वीडियो पूरा देखोगे तो आपका बहुत ही ज्यादा फायदा है। और जो आपका बोर्ड एग्जाम है वो 2024 में शुरू होगा। ठीक है, 2024 में। अगर आप सीबीएसई के छात्र हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप खास करके इसको जरूर देखना। और कोई अगर आप किसी और बोर्ड से हो और आपके यहाँ एनसीईआरटी फॉलो होता है तो आप इसको भी पढ़ सकते हो, यानी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, पहले समझते हैं भूगोल का अर्थ। देखो भूगोल का क्या अर्थ होता है। देखो भूगोल का अगर मैं आपको एक छोटा सा परिभाषा बताऊं तो पृथ्वी का अध्ययन भूगोल कहलाता है। ठीक है, यानी अगर आपने पृथ्वी का अध्ययन कर लिया तो उसी को हम भूगोल कहते हैं। ठीक है, अगर आपने पृथ्वी का अध्ययन कर लिया तो उसको हम भूगोल कह देंगे। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर मैं आपको एक और परिभाषा बताऊं तो जो भूगोल शब्द आपको दिख रहा है ना, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं जियोग्राफी। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं जियोग्राफी, जिसमें जो जियो नामक शब्द है ना, इसका अर्थ होता है पृथ्वी, और जो ग्राफी नामक शब्द है इसका मतलब हो जाता है वर्णन करना या व्याख्या करना या विश्लेषण करना। यानी पृथ्वी का विश्लेषण करना ही जो है भूगोल कहलाता है। अगर आपने पृथ्वी का विश्लेषण कर दिया या पृथ्वी के बारे में बता दिया तो वो भूगोल के तहत आता है या फिर भूगोल कहलाता है। और अगर आप दूसरा परिभाषा लिखोगे तो पृथ्वी का अध्ययन भूगोल कहलाता है, या पृथ्वी के बारे में विश्लेषण करना भूगोल कहलाता है, पृथ्वी की व्याख्या भूगोल कहलाता है, और या फिर आप दो शब्दों को तोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। अब बात करते हैं भूगोल की शाखाएं। यानी भूगोल का अध्ययन जब भी हम करते हैं, हम पूरे विश्व यानी पूरे पृथ्वी, मान लो एक ग्लोब ऐसा, ठीक है, इस ग्लोब का जब भी हम अध्ययन करते हैं ना, जब भी, तो इसके अंदर हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, उसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो जो पहला शाखा है वो है हमारा भौतिक भूगोल। यानी इसमें भूगोल का अध्ययन तो हो रहा है, पृथ्वी का अध्ययन हो रहा है, लेकिन वो भौतिक रूप से हो रहा है, यानी पर्यावरण का अध्ययन हो रहा है। दूसरी तरफ है मानव भूगोल, यानी मनुष्य का अध्ययन हो रहा है। मान लो कि मनुष्य है, उसका अध्ययन करेंगे हम। तो एक हो गया प्रकृति, मान लो ये पृथ्वी है, एक तरफ हम अध्ययन कर रहे हैं इसके प्रकृति का, और एक तरफ पृथ्वी के अंदर के मानव का, या भी कोई भी जैविक जीव का जो सांस लेता हो। ठीक है, मानव का अर्थ, मानव का क्या अर्थ होता है, जो मनुष्य होता है, जो ह्यूमन होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो मनुष्य का अगर आपको साधारण सा अर्थ बताऊं, वैसे तो मनुष्य का जो अर्थ है वो अनेकों विद्वानों ने अलग प्रकार से बताया है। जो भूगोलविद हैं उन्होंने अलग प्रकार से जो है मानव का अर्थ बताया है। लेकिन अगर आपको एक साधारण सा एक परिभाषा बताऊं मानव का, तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखो देखो, मानव यानी वह प्राणी जो सजीव हो, यानी वह प्राणी जो सजीव हो, जो सांस लेता हो, जो ऑक्सीजन लेता हो। ठीक है, तथा अन्य प्राणी की तुलना में अधिक बुद्धिमान हो, जिसका मस्तिष्क जो है वो अलग ही हो, तथा अपने जीवन के अच्छे काम और बुरे काम को समझ सके और अपना विकास करे, उसी को मानव कहते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही सटीक सा एक छोटा सा जो है परिभाषा हो जाता है मानव का। तो मानव यानी इंग्लिश में इसको ह्यूमन कह देते हैं और हिंदी में इसको मानव कह देते हैं, या आप इसको मनुष्य भी कह सकते हो, सबका मतलब एक ही है। तो मनुष्य का मतलब सीधा से ये हो जाता है कि कोई भी जैविक प्राणी जो सांस लेता हो, जो सजीव हो, ठीक है, जो जिंदा हो, वो हो जाता है। और वो जो है वो बुद्धिमान ज्यादा हो अन्य जैविक प्राणी की तुलना में। जैसे मान लो कोई जानवर है तो वो भी जैविक है, वो भी सजीव के कैटेगरी में ही आता है। लेकिन जो जानवर है और जो मनुष्य है, इन दोनों के बीच फर्क है। ये बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान ज्यादा नहीं है। तो ऐसे कुछ कुछ फर्क है जो मैंने एक छोटा सा परिभाषा के रूप में आपको बताया है। ये आप लिख सकते हो, छोटा सा एक परिभाषा वो आपके सामने है। अब बात करते हैं मानव भूगोल का क्या अर्थ होता है।
मानव भूगोल का सिंपल सा एक अर्थ होता है जो बहुत ही आसान है। वैसे बहुत सारे अर्थ हैं इसके, भूगोलविद ने अलग अलग अर्थ बताया है मानव भूगोल का, लेकिन हम भूगोलविद पे नहीं जाते, हम सिंपल सा बताते हैं। देखो, मनुष्य और प्रकृति के बीच जो भी संबंध है, उन संबंधों का जब भी हम अध्ययन कर लेते हैं, या फिर उन संबंधों को जब भी हम पढ़ लेते हैं, या उन संबंधों का जब भी हम स्टडी कर लेते हैं, या फिर उसके बारे में जान लेते हैं, तो वही मानव भूगोल के तहत आता है। अगर समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके फिर बताना। वैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो, मान लो एक मनुष्य है ए नाम का, ठीक है ना, ए नाम का है, और एक हमारा पूरा पर्यावरण, यानी पूरा प्राकृतिक रूप से पर्यावरण मान सकते हो आप, ठीक है। पेड़ हो गए, पौधे हो गए, पठार हो गया, पर्वत हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज हो गए, नदियां हो गई, ठीक है, मृदा हो गया। तो ये जो पर्यावरण आ रहा है और जो मनुष्य आ रहा है, तो इस मनुष्य और पर्यावरण के बीच जो भी प्राचीन काल से संबंध था और जो भी अभी संबंध है, तो इन संबंधों का जब भी हम किसी रूप में अध्ययन कर लेते हैं ना, तो वही मानव भूगोल कहलाता है। मानव यानी मनुष्य, भूगोल यानी पृथ्वी, यानी पृथ्वी और मनुष्य के बीच जो भी संबंध है उनका अध्ययन करना मानव भूगोल के तहत समझते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र, यानी मानव भूगोल का जब भी हम अध्ययन करेंगे तो किस किस क्षेत्र की बात हम करते हैं। तो जब भी हम मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं तो उसका हम उसमें कुछ कुछ बातें करते हैं, कुछ कुछ मेन मेन बातें। देखो, जो हमारा बात है उसमें यह है नगरीय नगरीय भूगोल, यानी जब भी हम मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं, जो मान लो पृथ्वी है पूरा, अब इस पृथ्वी के अंदर जो मनुष्य है, तो जब भी हम अध्ययन करते हैं इसके क्षेत्र का, तो उसमें पहला हमारा क्षेत्र आ जाता है नगरीय भूगोल, यानी हम नगर का अध्ययन करेंगे मनुष्य का। दूसरा हो जाता है हमारा जनसंख्या भूगोल, यानी जनसंख्या कितनी है उस जगह का। तीसरा हो जाता है आर्थिक भूगोल। चौथा हो जाता है राजनीतिक भूगोल, यानी जब भी हम पृथ्वी के अंदर का अध्ययन करते हैं, जब भी हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं, तो मनुष्य के बीच राजनीति भी होता है। आपने देखा होगा कि एक जनता होती है, उसका एक सरकार होता है, एक सत्ता होता है, तो जो सत्ता ऊपर बैठा हुआ है जिसको हम सरकार कहते हैं, तो वो सरकार राजनीति के तहत आती है, ठीक है। तो इसका अध्ययन कर लेते हैं हम इसके तहत। और आ जाता है आवास भूगोल, यानी मनुष्य कहीं तो रहेगा, किसी ना किसी जगह तो रहता है मनुष्य, तो उसका हम अध्ययन कर लेते हैं आवास, यानी मनुष्य कहाँ पे रहता है। और हो जाता है सामाजिक भूगोल, मनुष्य का समाज के साथ क्या घुल मिल का रिश्ता है, उनका भी अध्ययन हम कर लेते हैं। अब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनका अध्ययन हम मानव भूगोल के तहत करते तो नहीं है, लेकिन उसे हम उप क्षेत्र के कैटेगरी में रखते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? देखो, वो जो है ना, वो कुछ कुछ उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो संसाधन भूगोल, जब मनुष्य किसी संसाधन का उपयोग अपने दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, या फिर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करता है, जो भी संसाधन हो, साइकिल हो, बाइक हो, चेयर हो, ठीक है, बेड हो, या कुछ भी चीज हो, जो संसाधन हो, जो संसाधन का अर्थ ही होता है कि वह सभी चीजें जो मनुष्य के काम आए, ठीक है, तो वो होता है संसाधन। तो वो हो गया। कृषि भूगोल, मनुष्य कहीं कृषि भी करेगा जिससे अनाज उगे। और हो जाता है उद्योग भूगोल, अगर मनुष्य कोई काम ही नहीं करेगा, तो उद्योग का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मनुष्य किसी चीज में यहाँ कहीं जॉब नहीं करेगा, कहीं उद्योग में काम नहीं करेगा, तो वो अपना विकास नहीं कर सकता, ठीक है। अगला हो जाता है व्यापार भूगोल, यानी जब जाहिर सी बात है कि जब कोई मनुष्य पृथ्वी के अंदर रहता है तो उसके बीच व्यापार भी होता होगा, सामान का आदान प्रदान भी होता होगा, उसी को व्यापार कहा जाता है। तो व्यापार का भी अध्ययन करते हैं मानव भूगोल के तहत। जाहिर सी बात है, मानव भूगोल का मतलब यहाँ पर यही है कि पृथ्वी के अंदर जो भी मनुष्य है ना, वो क्या क्या करता है और उसमें हम अध्ययन क्या क्या करेंगे, तो उसी का अध्ययन करते हैं। संसाधन, कृषि, उद्योग, व्यापार, ठीक है, पर्यटन, पर्यटन भी आ गया पर्यटन का, ठीक है। तो ये सब हो जाता है। अब बात करते हैं भौगोलिक विचारधारा। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भौगोलिक विचारधारा। कई बच्चों को क्या है कि ये समझ नहीं आता भौगोलिक विचारधारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा ये है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आता है, रिपीट होता है, और 2024 का जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसमें जो है ये जरूर से जरूर आएगा, ठीक है। 2024 का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें जरूर ये क्वेश्चन जो है आएगा कि भौगोलिक विचारधारा का अर्थ क्या है, तथा भूगोल के जो भूगोलविद है उन्होंने किस प्रकार का जो विचारधारा है वो प्रकट किया है, तो उसको बताओ। तो भौगोलिक विचारधारा का अर्थ हो जाता है कि भूगोलविद द्वारा दिया गया विचारधारा, या भूगोलविद द्वारा दिया गया विचार ही भौगोलिक विचारधारा के तहत आता है। देखो, भौगोलिक विचारधारा का मतलब हो जाता है, भौगोलिक विचारधारा का अर्थ इतना सा ही होता है कि भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक, मान लो जो भूगोल है, जो पृथ्वी है, उसको बताने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भूगोल का वर्णन किया है।
तो जब भी मनुष्य, मान लो जब भी कोई वैज्ञानिक है जो भूगोलविद है, तो उसने अगर मनुष्य और पृथ्वी के बीच जो भी संबंध है उन संबंध के बारे में अपना विचार दे दिया, तो उसी को कहीं ना कहीं भौगोलिक विचारधारा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब समझते हैं भौगोलिक विचारधारा के प्रकार। यानी भौगोलिक विचारधारा जो हमें मिल रखा है, जो भूगोलविद ने, जो पृथ्वी और जो मनुष्य है, इन दोनों के बीच जो भी संबंध है, इन संबंध को बताने के लिए जब भूगोलविद ने कुछ विचार दिया, ठीक है, भूगोलविद ने जो भी विचार दिया है, तो वो कितने प्रकार से विचार दिया है, टोटल वो प्रकार समझते हैं। तो जो प्रकार है वो हमारा पहला प्रकार है नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा। देखो, इसको हम नियतिवाद विचारधारा भी कहते हैं, या तो हम इसे निश्चयवाद विचारधारा भी कहते हैं। दूसरा हमारा है रुको और जाओ विचारधारा। तीसरा हमारा हो जाता है संभववाद विचारधारा। ये हो गया। अब क्या है, नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा के तहत क्या होता है, तो ये समझते हैं कि नियतिवाद और निश्चयवाद विचारधारा में होता क्या है। तो जो नियतिवाद या निश्चयवाद जो जो विचारधारा है, इसके तहत क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि नियतिवादी विचारधारा या फिर निश्चयवादी विचारधारा, तो इस विचारधारा को हम, तो अब हम समझते हैं कि नियतिवादी विचारधारा। देखो, नियतिवाद जो है इसको हम निश्चयवाद भी कहते हैं, और विचारधारा का मतलब हो जाता है किसी भूगोलविद ने कुछ विचार दे दिया। तो नियतिवाद इसको आप कह लो या तो निश्चयवाद कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। यानी एक ही नाम को पुकारने का दो दो नाम है, यानी आप कह सकते हो दो नाम से। ठीक है, तो अब नियतिवाद या फिर निश्चयवाद जो विचारधारा है, इसके तहत क्या है, तो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूं, तो इसमें इतना ही सा है कि मनुष्य जो है ना, जो मनुष्य है वो प्रारंभ में क्या था, आदिम अवस्था में था। प्रारंभ में आदिम अवस्था में था। तो जब मनुष्य आदिम अवस्था में था, आज आप देखोगे मनुष्य ने फॉर्च्यूनर बना लिया, मनुष्य ने टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया, लेकिन पहले क्या था, मनुष्य आदिम अवस्था में था। यानी एक आदिवासी था जिसके मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, तो पहले का मनुष्य और अभी आधुनिक जमाने का मनुष्य या समकालीन समय का जो मनुष्य है, इसके बीच जमीन आसमान का फर्क है। तो नियतिवादी विचारधारा में क्या है कि एक भूगोलविद है जो यह बताते हैं कि प्रारंभ में मनुष्य ऐसा था। तो अब वो क्या कहते हैं कि प्रारंभ में मनुष्य कैसा था, तो इसी को समझना है कि वो जो भूगोलविद है वो क्या कह रहे हैं। तो उनके लाइन को समझते हैं। देखो, वो कहते हैं कि प्रारंभ में जो मानव था, जो मनुष्य था, वो आदिम अवस्था में था। ठीक है, प्रारंभ में क्या था, वो आदिम अवस्था में था। उसने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था। यानी अगर बारिश हो रहा है तो वो अंदर छुप जाएंगे, धूप निकला है तो वो अंदर छुप जाएंगे। यानी उन्होंने प्रकृति के अनुसार जो है अपने आप को ढाल लिया। प्रकृति में जो भी चीज है वो बर्दाश्त कर लेंगे और रह लेंगे। ठीक है, लेकिन आजकल क्या है, अगर बारिश आ रहा है तो मनुष्य ने छाता बना लिया, तो वो बारिश को टक्कर दे सकता है। अगर ठंडी है तो मनुष्य ने जो है आग का निर्माण कर लिया, आग सेक सकता है अपने आप को। ठीक है, तो मनुष्य ने आग, ठंडी को जो है टक्कर दे दिया। और अगर गर्मी है तो मनुष्य ने कूलर बना लिया, एसी बना लिया, तो मनुष्य ने जो है गर्मी को भी एक तरह से टक्कर दे दिया। तो आप ये कह सकते हो कि मनुष्य ने, आज के जमाने में मनुष्य ने जो है बहुत ही ज्यादा विकास किया है। टेक्नोलॉजी का तो बहुत ही ज्यादा स्तर जो है बढ़ चुका है। ठीक है, तो जो पहले का मनुष्य था उसके मुकाबले अभी का मनुष्य अलग है। तो देखो, इस समय प्रौद्योगिकी का जो विकास है ना, वह स्तर जो है वो बहुत ही निम्न था। मानव विकास भी बहुत ही कम हुआ था। मानव प्रकृति की सुनता था। मनुष्य क्या था, उस समय प्रकृति का गुलाम था, प्रकृति की सुनता था, प्रकृति की पूजा करता था, उसकी प्रशंसा जो है वो करता था। ठीक है, संसाधनों के लिए मनुष्य जो है एक तरह से प्रकृति पर निर्भर रहता था। इस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दिया गया। इसको रेड जेल ने, इसका ये जो है, इनके रेड जेल जो है समर्थक है, और रीटर हमबोल्ट, ये दो जो भूगोलविद हैं, इन्होंने यह विचारधारा दिया है। ठीक है, ये दोनों वैसे इनके समर्थक है, लेकिन वैसे हम रेड जेल को प्रमुख मानते हैं। तो अगर पेपर में आए तो आप रेड जेल लिख देना। ठीक है, तो जो यहाँ बात थी वो यह थी कि जो प्रारंभ में पृथ्वी के अंदर मनुष्य था, प्रारंभ में पृथ्वी के अंदर जो मनुष्य था वो आदिम अवस्था में था। यानी जो पहले का मनुष्य था वो आदिम अवस्था में था, जाहिर सी बात है। और जो अभी का मनुष्य है वो बहुत ही अलग है। उसने टेक्नोलॉजी का विकास किया, ठीक है, वाहनें बनाई, ठीक है, पर्यावरण को दूषित भी कर दिया,
ठीक है। उसने कंप्यूटर का निर्माण किया, उसने टेक्नोलॉजी का विकास किया, उन्होंने कार को बनाया, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी मशीनों का निर्माण किया। लेकिन जो प्रारंभ में मनुष्य था ना, वो ऐसा मनुष्य था जिसका कोई भी विकास नहीं हुआ था। उसने स्वयं का विकास नहीं किया था। लेकिन जो आजकल का मनुष्य है, उसने अपना इतना ज्यादा विकास कर लिया है कि वो, आप कह सकते हो, बहुत ही अलग सा हो गया। तो अभी हमने ये समझा कि जो प्रारंभ में मनुष्य था, ठीक है, तो आपके सामने लिखता हूं, देखो, प्रारंभ में जो मनुष्य था और जो अभी का मनुष्य है। तो अब हम जो विचारधारा समझने वाले हैं ना, उसका नाम है रुको और जाओ विचारधारा। यानी विकास, इसमें यह बताया गया है, इस विचारधारा को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है या फिर बताया गया है कि जो प्रारंभ में मनुष्य था ना, तो इस विचारधारा में ये बताया गया है कि जो प्रारंभ का मनुष्य था उसको कितना अपना विकास करना चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि आप इतना भी विकास मत करो कि प्रकृति का दोहन हो जाए। इतना विकास करो कि प्रकृति भी सुरक्षित रहे और आपका विकास भी हो जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं आदिम अवस्था से जो अभी का मनुष्य है, तो इन दोनों के बीच का रास्ता बताया है कि तुम ऐसे चलो, ऐसे चलना है तुमको, और ऐसे अपना विकास करो। ये नहीं कि आप ऐसे करके अपना प्रकृति का दोहन कर लो। तो इस प्रकार से बताया गया है कि इसमें विकास कैसे करना है। यानी प्रारंभ में जो मनुष्य था वैसा तो बिल्कुल मत रहो, आदिम अवस्था में बिल्कुल मत रहो, लेकिन इतना भी विकास मत करो कि प्रकृति का दोहन हो जाए। तो इसी का जो विचारधारा है ये समझते हैं, इसमें रुको और जाओ विचारधारा है। तो इसमें क्या है, देखो, इसको ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। यानी ग्रिफिथ टेलर इस विचारधारा के समर्थक है। इसको नव निश्चयवाद या मध्यम मार्ग या रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा भी कहते हैं। यह एक नई संकल्पना को नितांत पूरी तरह पर्यावरणीय निश्चयवाद है और न ही पूरी तरह से स्वतंत्र संभववाद है। या आप कह सकते हो ये जो विचारधारा है, इसमें नियतिवाद और संभववाद का जो बीच का मार्ग है ना, उसको बताया गया है कि तुम्हें जब सिग्नल मिलेगा तो तुम्हें रोकना है, ठीक है। तुम्हें अपना विकास सोच समझ के करना है, ठीक है। तो ये सब आप इसमें समझ सकते हो। तो ये आप इसमें समझ सकते हो। तो अब हम चलते हैं आगे। जो हमारा अगला विचारधारा है वो है संभववाद विचारधारा। तो अब हम इसको समझते हैं बहुत। तो अब हम समझते हैं संभववाद विचारधारा। अभी आपने ये समझा जो नियतिवाद विचारधारा था और जो संभववाद विचारधारा, या फिर आप कह सकते हो रुको और जाओ विचारधारा। तो नियतिवाद में क्या था, मनुष्य बिल्कुल गुलाम है प्रकृति का। संभववाद में क्या होता है, मनुष्य बिल्कुल सुधर जाता है, ऐसा लगता है कि प्रकृति उसका गुलाम हो गया। लेकिन जो मध्यम मार्ग यानी रुको और जाओ विचारधारा जो था, इसमें यह बताया गया है कि प्रारंभ में मनुष्य कैसा था और अभी मनुष्य कैसा है। तो आप मनुष्य को प्रारंभ से हटकर अभी जैसा होना तो चाहिए, लेकिन उसको ऐसे होना चाहिए कि प्रकृति का दोहन ना हो। एक तरह से आप कह सकते हो, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो रेड लाइट आता है तो रेड लाइट पर आप रुक जाते हो, जब ग्रीन लाइट होता है तो आप चलने लग जाते हो। तो इसी प्रकार रुको और जाओ विचारधारा में बताया गया था कि किस प्रकार मनुष्य को रुकना है और फिर अपना विकास करना है, फिर रुक जाना, फिर विकास करना, ऐसे, ठीक है। तो आप समझ लो, क्योंकि ये पेपर में आता है और कई बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते हैं। तो जाहिर सी बात है, नियतिवाद में जो है मनुष्य प्रकृति का गुलाम होता है। रुको और जाओ में क्या होता है, बताया जाता है कि तुम ऐसे अपना विकास करो, ऐसे करो, ऐसे करो। संभववाद में क्या हो जाता है, प्रकृति ही जो है मनुष्य का गुलाम हो जाता है। एग्जाम्पल है कूलर। मान लो गर्मी है तो मनुष्य ने कूलर बना लिया, यानी उसने गर्मी को टक्कर दे दिया, यानी प्रकृति जो है वो मनुष्य का गुलाम हो गया। समझ रहे हो। तो इसी प्रकार तो चलते हैं आगे। अब बात करते हैं संभववाद। देखो, संभववाद में इस प्रकार के मनुष्य आते हैं, यानी जिन्होंने अपना विकास कर लिया, टेक्नोलॉजी का विकास कर दिया। अब जाहिर सी बात है, ये मनुष्य कहीं आपको आदिम अवस्था जैसे लग रहे हैं। आप पीछे देखो, एक मिनट आपको बताता हूँ। ये जो पीछे का मनुष्य है, ये आपको कैसा लग रहा था, ये बिल्कुल आदिवासी टाइप का था, लेकिन ये भी मनुष्य ही है। तो ये मनुष्य जो प्रारंभ में था और अब जो मनुष्य हो गया ना, तो यही इसी का अंतर है यहाँ पर। अब देखो आपका मनुष्य कैसा है। तो संभववाद में क्या हो जाता है, सब कुछ संभव हो जाता है, यानी मनुष्य जीत जाता है, प्रकृति के नियम को समझ लेता है और अच्छा हो जाता है। तो आप समझते रहे, वो समय के साथ साथ मनुष्य ने अपना विकास किया, प्रकृति का विकास किया, और इसके जो समर्थक है और विडाल डी लाप्लास है, इनको इनका समर्थक मानते हैं। अब वह प्रकृति से डरता भी नहीं था, खुद प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालने लगा था। अब क्या है, मनुष्य प्रकृति के स्वतंत्र हो गया था, उस एक तरह से परिवर्तित हो गया। और अब मनुष्य क्या है कि संसाधनों का इस्तेमाल भी करने लग गया था। पहले क्या था, वो संसाधन का इस्तेमाल नहीं करता था, उसको कुछ पता नहीं था, आग की खोज नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं था, एकदम नॉर्मल था।
जैसे गर्मी से बचने के लिए कूलर बनाना, अब मनुष्य ने क्या है, गर्मी से बचने के लिए कूलर बना लिया, पंखा बना लिया, एसी बना लिया, तो ये तो अभी हमारा टॉपिक जो है ना वो खत्म हो गया। यानी हमने क्या समझ लिया, नियतिवाद समझ लिया, विचारधारा जो था हमारा, पहले हमने विचारधारा का अर्थ से समझा, फिर नियतिवाद विचारधारा समझा, फिर रुको और जाओ विचारधारा समझा, फिर हमने संभववाद विचारधारा समझा। अब हम समझते हैं मानव का प्रकृतिकरण, यानी मानव प्रकृति के ऊपर ढल जाता है, तो इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, तो ये कहीं ना कहीं नियतिवाद जैसा है, यानी मनुष्य प्रारंभ में कैसा था, तो पेपर में आ जाता है कि मानव का प्रकृतिकरण तथा प्रकृति का मानवीकरण के बीच अंतर स्पष्ट करें, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। तो आप इस पॉइंट को समझो, तभी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखो, जो मानव जो है, मनुष्य जो है, वो जब प्रकृति का गुलाम होता है ना, तो वो अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो जब इसमें हमारा टॉपिक ये है कि मानव का प्रकृतिकरण, इसका मतलब ये है कि जो प्रकृति है उसमें मानव गुलाम है, ठीक है, सीधा सा मतलब है। तो मनुष्य के प्रकृतिकरण का अर्थ है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच पूर्ण सामंजस्य, मनुष्य अपने साथ अपने आप को जो है प्राकृतिक वातावरण से अनुकूल बनाते हैं और जीने के लिए प्राकृतिक नियम का पालन करते हैं। यानी रात हो गया तो सो जाएंगे, सुबह हो गया तो उठ जाएंगे, ठीक है। समय का कुछ था ही नहीं कि टाइम हो, इतना बज रहा है, 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है। उस समय घड़ी जैसा कोई नाम ही नहीं था, उस समय कुछ नहीं था, उस समय नॉर्मल था, सुबह हुआ उठ गए, रात हुआ सो गए, ठीक है। तो मानव के प्रकृतिकरण में यही बातें आती हैं। जब तकनीकी विकास का स्तर बहुत ही निम्न था, तब प्राकृतिक मनुष्य थे जो प्रकृति को सुनते थे, ठीक है, उसके कोप से डरते थे और उसकी पूजा करते थे। यानी मानव के प्रकृतिकरण में यही है कि मनुष्य प्रकृति का गुलाम था, उससे डरता था, उसकी पूजा करता था, उसके प्रकोप से डरता था कि अगर बारिश आ गया तो मनुष्य सोचेंगे कि ये किसका प्रकोप है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। ठंडी आ जाए अगर मनुष्य सोचेगा, ठीक है, और भी बहुत सारी परेशानियां, तो वो सब आदिम अवस्था की बातें हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, सभ्यता बसने लग जाती है, ठीक है, और सी सभ्यता बस जाती है, फिर धीरे धीरे जो है विकास होने लग जाता है, तो ऐसे चलता जाता है। अब क्या है, इसमें हम आगे कुछ पॉइंट है वो समझते हैं। देखो, मानव के आदिम समाज प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहते थे। जो मानव था ना, वो आदिम समाज में प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्ण सामंजस्य बनाकर रहते थे। यानी पर्यावरण को सुनेंगे, उससे डरेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसको देवता मानेंगे, उसको अच्छे से सुनेंगे, ठीक है, ये सब था। लेकिन अब का जो मनुष्य है ना, वो आप सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। यानी आपको अभी का और पुराने का, इन दोनों को ही समझ लेना है, तो आप इसमें टॉप कर सकते हो, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए आप मान सकते हो, मध्य भारत की जनजातियां मानव के प्रकृतिकरण का एक उदाहरण है, ठीक है। मध्य जो भारत वाला जो साइड है, वहां पर जो जनता की जातियां हैं, वो सब समझ सकते हैं, जो जनता जो है उनमें कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं। देखो, क्योंकि वह जो है महुआ के पेड़ के फूल, घास के पत्ते और जंगल में उपलब्ध जो भी खाद्य पदार्थ है या कोई भी पौधा है, उनसे कुछ खाना लेते थे। वह जो है पलाश और साल के पेड़ों को आश्रय के लिए इस्तेमाल करते थे। यानी वो जब भी बैठते थे तो पेड़ के नीचे बैठते थे, ठीक है। उनका घर नहीं था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने बीमारी को दूर करने के लिए वहां उपलब्ध, मान लो कोई भी पेड़ है, पौधा है, तो उसको काट कर, उसको पीस कर ईंटे से और एक जड़ी बूटी बनाएंगे, जिससे वो अपना जो बीमारी है वो ठीक कर सकते हैं। तो ये था, पहले मेडिकल तो था नहीं, दवाइयां तो थी नहीं, कुछ नहीं था, ठीक है। तो ऐसे इस्तेमाल किया। फिर क्या हुआ, तो वह जो है उनके प्रति इतने दयालु होने के लिए प्रकृति जंगल की पूजा करते थे। यानी वो आप कह सकते हो वो बिल्कुल अलग थे। यानी मानव के प्रकृतिकरण में बात यहां पर यह आती है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि मानव का प्रकृतिकरण क्या है, तो आप समझ जाना कि वो प्रकृति का गुलाम है मानव, ठीक है। तो उसमें आपको यह बताना है कि मनुष्य प्रारंभ में कैसा था, बस ये बता दोगे आपको नंबर मिल जाएंगे। अब इसका उल्टा, यानी अब क्या हो रहा है, प्रकृति का मानवीकरण हो गया। यानी प्रकृति जो है ना वो पलट गया, मनुष्य ने प्रकृति पर विजय विजय हासिल कर लिया। यानी आप कह सकते हो प्रकृति जो है ना और जो मनुष्य है, तो मनुष्य प्रकृति से पहले जो है डरता था, लेकिन अब वो प्रकृति को ही डरा देता है, ठीक है। तो ये आता है प्रकृति का मानवीकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आता है। तो इसमें आपको एक चीज बता देता हूं। देखो, ये जो पृथ्वी है, पूरा जो हमारा अर्थ है, जो हमारा जिस प्लेनेट में हम हैं, ठीक है, तो जो पृथ्वी है,
तो पृथ्वी में जो मनुष्य है वो प्रारंभ के मुकाबले अभी बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हो गया है, बहुत ही ज़्यादा उसके मस्तिष्क का विकास हो गया है, उसके टेक्नोलॉजी का विकास हो गया है, उसने बहुत सारी मशीनों का निर्माण कर दिया, बहुत सारी उपकरणों का निर्माण कर दिया जो पहले आदिम अवस्था वाले मनुष्य के पास नहीं था। तो अब हम समझते हैं कि अब का मनुष्य कैसा है। अब का मनुष्य, अगर आप बाहर निकलो अपने गली के बाहर या आप अपने सड़क में या मोहल्ले के पास निकलो, तो आप इस क्वेश्चन का पॉइंट उनको देख के बना सकते हो। यानी आप मोहल्ले के पास निकल जाओ और देखो आपका मनुष्य कैसा है, तो उसको देखकर आप इस क्वेश्चन का आंसर बना दोगे। ठीक है, इसमें कुछ रटने वाली बातें तो है नहीं। समझते हैं। देखो, समय के साथ साथ मानव पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगा। मानव ने अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया। सांस्कृतिक यानी धर्म से जुड़ा हुआ, धर्म से अब उनकी जो संस्कृति थी, जो भी उस संस्कृति को मानते थे वो उनका विकास किया। समाज यानी समाज का विकास किया, जिसमें हम राजनीति को मान लेंगे, भूगोल को मान लेंगे, पर्यावरण मान लेंगे, आर्थिक रूप से मान लेंगे, यानी सामाजिक में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता हो, आप छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में थे तो आपके पास सोशल साइंस नामक सब्जेक्ट होता था, ना कि ज्योग्राफी होता था। ज्योग्राफी होता था लेकिन वो सोशल साइंस का ही एक सब्जेक्ट होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी ज्योग्राफी आपके पास अलग है, पॉलिटिकल साइंस अलग है, हिस्ट्री अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है। तो सामाजिक विकास का मतलब यहाँ पर सभी से हो जाता है। तो मनुष्य ने अपना सामाजिक विकास कर लिया, सांस्कृतिक विकास कर लिया, फिर मानव ने बेहतर प्रौद्योगिकी का विकास किया, यानी टेक्नोलॉजी का। प्रौद्योगिकी के विकास के बाद अस्पताल बन गए, नगर बन गया, खेत बन गए, फलोद्यान बन गए, मैदान बन गए, चरागाह बन गए, पत्तन बन गए, और अंतरिक्ष में जाने के कुछ उपग्रह, मतलब कुछ चीज बन गए। जैसे कि आप मान सकते हो, चांद पे जाने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार का यान बना दिया, अलग अलग प्रकार का चीज बना दिया। यानी आप सोचो, पहले का मनुष्य ऐसा था जो चांद क्या, जो पृथ्वी भर में सोचता भी नहीं था, जो प्रकृति से डरता था। लेकिन आजकल का मनुष्य क्या, वो प्रकृति को डरा के रख रखा है, वो पृथ्वी के बाहर जा चुका है, वो जो है चांद को देख चुका है। यानी वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रकृति से एकदम मुक्त कर चुका है, यानी प्रकृति को जीत चुका है एकदम, कहीं प्रकृति का वो गुलाम नहीं है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो पहले का जो मनुष्य था और जो अब का था, उसमें बहुत ही ज्यादा अंतर है। चलते हैं आगे। आप समझते हैं प्रौद्योगिकी का विकास। देखो, प्रौद्योगिकी का जो विकास है ना, वो टेक्नोलॉजी का मतलब यहां से हो जाता है तकनीक का। देखो, तकनीक का विकास कैसे हुआ, जो टेक्नोलॉजी है वो आप ही सोचो, जब मनुष्य पृथ्वी के अंदर पहले था और पहले के जो मनुष्य थे, तो जो पहले का मनुष्य था और जो अब का मनुष्य है, तो इन दोनों में काफी अंतर है। जो पहले का मनुष्य था उसने अपना विकास नहीं किया था, लेकिन अब का जो मनुष्य है उसने अपना विकास कर लिया। तो आखिर जो विकास हुआ वो कैसे हुआ, वो हुआ कैसे, तो वो समझते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे, और ये बहुत ही जरा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप समझ सकते हो। मैं आपको आग का बताऊंगा और बाकी कुछ कुछ आपको गति का बताऊंगा। देखो, मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही अपना विकास किया है टेक्नोलॉजी के फील्ड में। ठीक है, जैसे मान लो, इसके लिए कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। कौन कौन से? पहला हो जाता है घर्षण या ऊष्मा। देखो, घर्षण और ऊष्मा की जो भी संकल्पनाएं थी, जो भी चीज थी, उन्होंने हमको आग की खोज में मदद की है। ठीक है, और आज जो है आग का बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है, ठंडी में हो जाता है और खाना बनाने में हो जाता है और बहुत सी चीजों में होता है। जैसे आप समझ सकते हो बहुत सी चीजें, तो आग का इस्तेमाल आजकल बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये हो गया पहला विकास का। अगर आग नहीं होता पृथ्वी के अंदर तो मनुष्य कुछ कर नहीं पाता, खाना पका नहीं पाता। पहले मनुष्य क्या थे, खाना को कच्चा खाते थे, यानी कुछ उन्होंने तोड़ लिया तो उसको कच्चा खा जाते थे। लेकिन अब क्या, मनुष्य को पकाते हैं उसको। ठीक है, तो ये है डीएनए और अनुवांशिकी। इसमें क्या है ना, इसमें डीएनए की बात चलती है, यानी मनुष्य ने हर डीएनए को समझा, यानी मनुष्य ने चिकित्सक को समझ लिया। यानी मनुष्य, आप कह सकते हो मनुष्य ने पेड़ पौधे को समझा, फिर जाके पेड़ पौधे हमें दवाई कैसे दे रही हैं उनको समझा, और फिर उन्होंने कहीं ना कहीं सभी बीमारियों पे आज जीत हासिल कर लिया। ठीक है, और आज लगभग बताओ ना, सभी बीमारियों का तो इलाज नहीं है, लेकिन लगभग सभी बीमारियों का जो है इलाज है। अब बात करते हैं वायु गति के नियम। यानी मनुष्य ने क्या किया, वायु गति के नियमों को समझने के बाद क्या किया, तेज गति वाले वाहन बना दिए। जैसे ट्रक हो गया। ठीक है, ट्रक हो गया। पहले क्या थे, मनुष्य जो जानवरों का प्रयोग करते थे। अगर आपने सभ्यता के बारे में पढ़ा हो, मेसोपोटामिया सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तो वहां पे मनुष्य जो जानवरों का प्रयोग किया करते थे एक सामान को दूसरे सामान तक पहुंचाने में, जगह पे पहुंचाने में। ठीक है, लेकिन आजकल क्या ट्रक है, मनुष्य कहीं कुछ पहुंचाना होता है तो ट्रक के माध्यम से पहुंचाते हैं। ठीक है,
गाड़ियां मान सकते हो आप, कार मान सकते हो, बाइक मान सकते हो। यानी मनुष्य ने कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का विकास बहुत ही ज्यादा किया है, तभी आजकल इतनी इतनी चीजें आपको देखने को मिलती है। लेकिन पहले क्या था, जानवरों का प्रयोग होता था, ठीक है, चिट्ठी पहुंचाने के लिए। अब क्या है, आजकल व्हाट्सएप है या और भी कोई सोशल मीडिया है। पहले क्या था कि कबूतर के पैर में जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं जानवरों का प्रयोग करते थे चिट्ठी को पहुंचाने में, और कहीं ना कहीं ये सब चीज होता था पहले। लेकिन अब क्या है, अब मनुष्य जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करता है तो दूसरे के पास पहुंच जाता है। तो यही है। तो मैं आपको समझाने के लिए इतना बता रहा हूं, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब क्या है, ये हमारा आज का। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, चैप्टर समाप्त हो चुका है और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। देखो, इसमें मेनली बात यहाँ पर यही होती है कि मनुष्य जो है, ठीक है, तो वो अपना विकास कैसे करता है। यानी प्रारंभ का जो मनुष्य था और जो अब का मनुष्य है, तो इन दोनों में अंतर बताया मैंने आपको। पहले का मनुष्य कैसा था, प्रकृति से डरता था, उसकी पूजा करता था, उसकी सुनता था, उसके प्रकोप से डरता था। लेकिन आजकल का मनुष्य क्या, प्रकृति के ऊपर उन्होंने अपना विजय हासिल कर लिया। उनका जो मस्तिष्क है उसका विकास हो गया, उन्होंने अच्छी अच्छी गाड़ियां बना दी, ठीक है, उन्होंने अपना विकास किया, उनके पहनावे का विकास किया, उन्होंने अपने पर्सनैलिटी का विकास किया, उन्होंने तकनीक का विकास किया, उन्होंने अलग अलग चीज़ की सोशल मीडिया बना दी, उन्होंने हर चीज़ कर लिया। यानी मनुष्य जो है ना, पहले का मनुष्य उससे लगभग लगभग इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है मनुष्य आज का कि आप सोच नहीं सकते। पहले का मनुष्य बहुत ही अजीब था और अब का जो मनुष्य है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, ठीक है। तो यही मैंने आपको इसमें बताया है और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो ये हमारा आज का वीडियो था, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, और जो आपका 2024 में बोर्ड एग्जाम होगा उसके समझ सकते हो, उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये हमारा वीडियो था। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, और ये काम आपको जरूर करना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो, कई बच्चे जो है सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो आप भी कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नहीं करते हो तो आप ही का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हमारा नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 2024 का जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और कल हम जो है ना अपने दूसरे अध्याय को देखेंगे, ठीक है। तो यही हमारा